नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार तक के महारथी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारी गेस्ट हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि द पुलर्स पार्टी की संरक्षक हैं। और पिछली बार के विधानसभा चुनाव में इनकी खूब चर्चाएं हुई थी। हर सीटों पर इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। इनके कैंडिडेट्स जो हैं वो हर सीटों पर चुनावी मैदान में भी उतरे थे। हालांकि ये बात अलग है कि इनकी पार्टी को सफलता नहीं मिली। पुष्पम प्रिया खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ी थी और दोनों ही सीटों पर इनको काफी कम वोट है। बावजूद 2025 के चुनाव में एक बार फिर से पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं वो एक बार फिर से दिखने लगी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, कई सारे मुद्दों पे आज आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। एक सबसे बड़ा आरोप जो आप पे लगता है, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं उसी से शुरुआत करूं कि पुष्पम प्रिया चौधरी सिर्फ चुनावों में दिखती हैं। ये ऐसे वीडियो, चूंकि आप सोशल मीडिया पे खूब वायरल हैं और आपके पोस्ट में, आपके वीडियोस के नीचे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, जिनमें बहुत लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं। कुछ आपके समर्थन में भी करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी सिर्फ चुनावों में नजर आती हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? ये सब तो ट्रोलर की भाषा है, जो पेड ट्रोलर्स होते हैं उनकी भाषा है। हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि हमारे पास एक मीडियम है, सोशल मीडिया एक मीडियम है अपने अपने आप को व्यक्त करने का, कम्युनिकेशन का। जिस तरीके से टीवी एक मीडियम है, जिस तरीके से अखबार एक मीडियम है, वैसे सोशल मीडिया है। आज 21वीं शताब्दी है, वो ज़माना है, डेमोक्रेसी को उसने सशक्त किया है। हम जहाँ भी जाते हैं, जब भी लोगों से मिलते हैं, जिस तरीके की हमारी जो राजनीति है, जो गाँव में होने वाली राजनीति जो हमारी होती है, लोगों की समस्या जानना, वो हम हमेशा सोशल मीडिया पे डालते हैं, लोगों से साझा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चुनाव के वक्त में आते हैं। और आरोप अच्छी चीज़ है कि नेताओं पे आरोप लगाने की कॉन्शियसनेस, चेतना अब लोगों में जग रही है। लेकिन आरोप तो उन लोगों पे लगाने की ज़रूरत है ना जिनको हमने चुन के सदन भेजा। 243 जो कैंडिडेट्स हैं, जो विधायक का एक बोर्ड लगा के अपने गाड़ी पे घुमा करते हैं, क्या वो पिछले 5 वर्षों में लोगों के बीच में गए हैं? क्या उनकी समस्या कम करने की कोशिश की है? या जो एमपी हैं, जो दिल्ली में बैठे रहते हैं, वो कितनी बार अपने कंस्टिट्यूएंसी जाते हैं? तो ये सवाल अच्छे हैं, लेकिन गलत व्यक्ति से पूछे जा रहे हैं। पुष्पम प्रिया जी, आपने कई बार रोजगार को लेकर के बातें की हैं, डेवलपमेंट को लेकर के बातें की हैं। पिछली बार भी आप अपने विजन को लेकर के आई थी। लेकिन क्या लगता है कहाँ चूक हो गई आपसे पिछली बार? क्योंकि आपका परफॉर्मेंस कह सकते हैं कि बेहद ही खराब रहा था। दोनों ही सीटों पे आपकी जमानत जब्त हुई, आपकी खुद के सीटों पे, आपकी कई सारी सीटों पे, लगभग सीटों पे आपके कैंडिडेट्स उतरे, लेकिन कहीं पे भी ऐसा वोट नहीं मिला जिसको देखकर ये कहा जा सके कि प्लुरल्स पार्टी जो है वो बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। प्लुरल्स पार्टी के साथ बिहार के लोग जो हैं वो खड़े रहे। ऐसा कहीं नहीं दिखा। क्या लगता है कहाँ गलतियां हुई? इसमें थोड़ा दिमाग खोल के और इन बातों पे डिस्कस करने की ज़रूरत है। जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि हमारी जो पार्टी है वो पहले चरण के चुनाव के बाद इन्होंने रजिस्टर की, और वो भी हमने जब कोर्ट जाने की धमकी दी तब पार्टी रजिस्टर हो गई। तो मुश्किल से 20 दिन मिले थे कैंपेनिंग के लिए, जबकि हम अपना चुनाव चिन्ह भी लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। और उसमें जिस तरीके से लोगों ने हमें सराहा इतने कम दिनों में, जुलाई के बाद तो हम कैंपेन ही कर पाए, कोविड था, ये भी तो याद रखने की ज़रूरत है। तब तो चुनाव ही नहीं होने चाहिए थे क्योंकि कोविड का ऐसा प्रकोप था। जुलाई के बाद हमने कैंपेन किया, 4 महीने कैंपेन किए, 20 दिन सिर्फ पार्टी का चिन्ह पहुंचाने के लिए हमें मिला, और उसमें लोगों ने काफ़ी हमारी मदद की, आप कह सकते हैं। लोगों ने दिखाया कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप राजनीति करें। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि हम बेरोजगारी का मुद्दा हम भी नहीं उठा रहे। हम ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की 2020 में पहली बार बिहार में बात की थी। हम ही वो व्यक्ति हैं। उससे पहले बिहार में तो चर्चा ही नहीं होता था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। हमारा वो कैंपेन ही था, लेट्स ओपन बिहार। जबकि हमने जाके और जितनी फैक्ट्रीज बंद हो गई बिहार में, जो भी बिहार के पास जो चीजें थी वो हमने पूरे देश को दिखाई। और आपको ये याद होगा कि उस वक्त में नीतीश जी ने ये कहा, उनको जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समुद्र नहीं है। तो सबसे पहले हम ही ने ये सारी बातें की, और अब सब कर रहे हैं। अब पिछले 1 साल में जो भी इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनकी बस का ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो अभी भी तो समुद्र नहीं है, तो क्यों ये कोशिशें होने लगी? क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में फिर इसी मुद्दे को लेकर के आप जाएंगी, पिछली बार जिस तरीके से गई थी? ये तो मुद्दा है ही, नहीं तो कैसे बिहार बदलेगा? आजकल हमारे देखा देखी सब बिहार बदलने की बातें करने लगे। आपके देखा देखी? तो आपको क्या लगता है किसके देखा ऐसा कौन कौन ऐसे नेता लगते हैं? किसके देखा देखी? आप तो राजनीति से दखल रखने वाले व्यक्ति हैं, तो रिसर्च आपने भी किया होगा। 2020 से पहले क्या बिहार में इंडस्ट्रीज की और बेरोजगारी की बातें होती थी?
लेकिन 2020 क्या में ये मुद्दे होते तेजस्वी थे? यादव ने भी मुद्दा क्या ये उठाया मुद्दे रोजगार होते का। थे चुनाव के? क्या ये मुद्दे होते थे चुनाव के? बेरोजगारी का मुद्दा होता था चुनाव आपने का? कहा देखा देखी, कौन ऐसे नेता है जो आपको लगता है कि आपके देखा देखी वो मुद्दा उठा रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं आपसे, हम तो स्पष्ट रूप से आपसे बात कह रहे हैं। कौन ऐसे नेता, कुछ नेताओं के नाम बताइए। जो भी ये बातें कर रहे हैं, इनकी सरकारें तो, ये 2020 में तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे कोई भी लोग, यही है ना, इन्हीं की सरकारें रही हैं। तो अगर आप इसको और किस भाषा में कहेंगे? अगर आपने वो चीजें कही, अगर आपने इंडस्ट्रीज लगाने की बात की, और आज उस वक्त में लोगों ने इस कदर जाके झूठ कहा कि हमारे पास लैंड लॉक्ड है, हमारे पास समुद्र नहीं है, और आज आप वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो डिस्क्रेडिट करने वाली बात हुई ना कि हाँ बिल्कुल देखा देखी है, क्योंकि हमारे पास वो स्किल्स हैं, हम ये जानते हैं कि बिहार को कैसे बदला जा सकता है। लिंग होने से स्किल्स नहीं आती, पुरुष होने की वजह से स्किल्स नहीं आती। हमने वो बातें पहले बोली हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन इसको आप कैसे जमीन पर कैसे से। उतारेंगे? जमीन पर कैसे उतारेंगे इसको? बिहार के में आपने कहा कि इंडस्ट्री जो है उसको लगाना जरूरी है, रोजगार लाना जरूरी है, उसके लिए आप पुष्पम प्रिया चौधरी का विजन क्या है, कैसे आप करेंगी? आपको जब कुछ भी तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास? इलेक्ट्रिशियन से क्यों नहीं करवा लेते? क्योंकि उसके पास वो स्किल है, उसको आता है कि वो आपको कैसे ठीक करेगा, वो आपको दवाई दे सकता है। राजनीति में ऐसा क्यों है कि ऐसा लगता है कि स्किल की जरूरत नहीं होती? वो स्किल है, इसीलिए करेंगे। उसका एक तरीका होता है। हमारे ही देश में बाकी राज्यों में ये चीजें कैसे हो रही हैं? बाकी राज्यों में हो रही है ना, यूरोप तो लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे ही देश में तमिलनाडु है, हमारे ही देश में महाराष्ट्र है, वहां तो हो रही है। और आप कहते हैं कि हमारा इस तरीके का इतिहास रहा। क्या बेवकूफी वाली बातें हैं। आपने जब से आप लोगों की सरकार बनी, आपने कोशिश कब की करने की? कोशिश कब की आपने करने की? तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट बिकॉज जब से हम लोग बड़े हुए हैं, हमने एक खास तरीके का बिहार देखा है, जहां पे कोई भी मुद्दे की बात नहीं होती, जहां कोई काम नहीं होता, तो हम ये मान के बैठ गए हैं कि ये सब करना तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने ये भी सुना है कि लोग कहने लगे हैं कि नौकरी कहां से लाएंगे, नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सब भी हमने सुना है। वहीं से आएगा जहां से बाकी सारे राज्यों को आता है। आप तो अपने सारे फंड्स भी नहीं खर्चा करते। तो ये लेकिन पुष्पम जी, एक सवाल है ना कि कन्हैया कुमार अभी कुछ दिन पहले यात्रा कर रहे थे, वो भी पलायन रोकने की बात कर रहे थे, रोजगार लाने की बात कर रहे थे। प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से बिहार में यात्रा कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि बिहार को बदलने की जरूरत है, हम बिहार को बदलेंगे। आप भी कह रहे हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लाएंगे, लेकिन जो बिहार की जनता जो वोट करने जाएगी वो कैसे, किस पर भरोसा करे? आखिर सब लोग तो वही बात कर रहे हैं कि हम रोजगार लाएंगे, हम पलायन रोकेंगे, हम इंडस्ट्री लाएंगे, तो आप पर, पुष्पम प्रिया चौधरी पर भरोसा क्यों करेगी जनता? क्योंकि हमने सबसे पहले ये बात की। और ये जो महिला विरोधी मानसिकता है, हम ऐसा क्यों लगता है कि महिला विरोधी मानसिकता? इसी वजह से आपने भी कैसे कह सकते हैं? आप तो ये कहेंगे ना कि उन्होंने भी ये बात की, यही कहेंगे ना। लेकिन जो लैंग्वेज है वो आज के डेट में ये है कि आपने भी ये बात की, क्योंकि सब लोग उठा रहे हैं उस मुद्दे को। हाँ, तो हमारे बाद जो लोग आ रहे हैं और उसी सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो कम से कम एक लैंग्वेज में तो वो पॉलिशनेस होना चाहिए कि आप ये कहें कि उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने भी ये बात की होनी चाहिए ना, आपने भी ये बात की तो नहीं होना चाहिए। मेरे लिए तो सब लोगों को मैं कह सकता हूं कि वो भी ऐसी बात कर रहे हैं, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। अब आपके देखा देखी अगर लोग अपने क्रेडेंशियल्स की बातें करने लगे हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा कहने लगे हैं, आपके देखा देखी वही सारे मुद्दे उठाने लगे हैं जो मुद्दे आपने उठाए थे, तो आपके पास इतनी सेंसिबिलिटी और इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए ये समझने का कि 2020 से तो पहले ये लोग सब राजनीति में थे कि नहीं थे? 2020 से पहले जो आपने नाम लिए हैं वो लोग राजनीति में थे कि नहीं थे? 2019 में तो कन्हैया जी ने चुनाव लड़ा था, तो ये मुद्दा क्यों नहीं था? ये मुद्दा अब क्यों है? प्रशांत किशोर जी तो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे जदयू के, तो ये मुद्दा क्यों नहीं था? ये मुद्दा अब क्यों है? ये सब गंभीर मुद्दे हैं। इसमें जुमलेबाजी करके और सिर्फ कोई बोल रहा है तो उसका देखा देखी बोलना, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। तो क्या आप लोगों को कहेंगे कि वो लोग आपका कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? लोग समझदार हैं, और ड्राइंग रूम में, दिल्ली और पटना के ड्राइंग रूम में लोग बैठ के डिसाइड नहीं करते हैं। लोग समझदार हैं, लोग ही हमसे आके ये चीजें कहते हैं। लोग ही हमसे आके ये चीजें कहते हैं कि वो एग्जैक्टली वही सारी चीजें कर रहे हैं जो आप कर रहे थे, और उसके साथ बहुत सारा पैसा लेके बस राजनीति में आए। आजकल तो ऐसा दिन हो गया है कि वो फोन करके, आप बिहार में जहां पे कि इतनी गरीबी है, हम आपको ये हंस के कह रहे हैं लेकिन ये गंभीर मुद्दा है, वहां पे आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को फोन करके कह रहे हैं
कि आप दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप पैसे की चिंता मत करिए, हमारे पास बहुत पैसा है। और तो और आजकल वो पत्रकारों को भी कहने लगे हैं, हमें तो पत्रकारों ने ये बात कही है कि हम किसी भी चीज की चिंता नहीं करिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये सब बहुत डेंजरस है बिहार के लिए, ये सब बहुत डेंजरस है। ऑलरेडी हमारे यहाँ एक सोशल स्ट्रक्चर में इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से आर्थिक तरीके से भी बिहार गरीब रहा है। उसमें आप ये क्या पैसे का तमाशा कर रहे हैं? कहां से आ रहे हैं ये पैसे? कन्हैया जी के पीछे तो चलिए कांग्रेस है, देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसमें से एक पार्टी कांग्रेस है, तो काफी लकी है कि उनके पीछे कांग्रेस है। इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? किसी में कुवत नहीं है ये प्रश्न पूछने का। ये बिहार बदल देंगे? जहां पे बिहार में इतनी गरीबी है वहां पे इस तरीके से पैसे को फ्लॉन्ट करके आदर्श का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। क्या लगता है कहां से पैसे आ रहे होंगे? आप ही बताइए, हमें क्या बता। नहीं, वो तो हम लोगों ने कई बार उनसे सवाल पूछा है इस चीज को, तो वो तो कहते हैं कि मैंने पहले कमाया है, मैंने पहले कई पार्टियों के लिए जो है उनके लिए प्लानिंग की है, जिसकी वजह में उनको पैसे मिलते हैं। और उनके एम्प्लॉइज को पैसे नहीं देते थे? कुछ भी कोई भी सामने वाला बोल देगा, आप पढ़े लिखे। तो आपको क्या लगता है कहां से पैसे लाते हैं प्रशांत? मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। आप आरोप लगा रही हैं। आरोप नहीं है तो फैक्ट है ना। अगर ये व्हाइट मनी है तब तो वो बिजनेस टाइकून होते देश के। अगर ये व्हाइट मनी है तब तो वो बिजनेस टाइकून होते। समझदार आदमी है आप। हम क्या, हमने तो कोई, ये व्हाइट मनी तो हो नहीं सकता। इतना इतना टेंट लगाने का, इस तरीके से प्रचार करने का, खबरें खरीदने का, लोगों को फोन करके धमकाने का, या उनको ये कहने का कि जो भी आपको चाहिए वो हम आपको दे देंगे, मीडिया के लोग से इस तरीके की बात करने का, कहां से पैसा आ रहा है? आप पता लगाइए, आप मीडिया में हैं, हम तो नहीं है। चलिए पुष्पम प्रिया जी, एक बात बताइए, पिछली बार भी मेरा फिर से वही सवाल है, आपने अपना विजन रखा था जी। इस बार भी चुनाव तो लड़ेंगे आप? बिल्कुल ही लड़ेंगे। एक सीट या फिर से 2 सीट पर लड़ेंगे चुनाव? जितने पे मन करेगा उतने पे लड़ेंगे। कौन कौन 2 सीट पे लड़ने का मन करेगा 2 सीट पे लड़ेंगे, एक पे करेगा। पिछली बार जो सीटें लड़ी थी वो है वही सीटें होंगी इस बार? सीट अभी नहीं मालूम है, थोड़ा सा उसमें वक्त है। और जब पता कैसे कॉन्फिडेंस में कैसे लेंगे आप बिहार की जनता को? क्योंकि आप बातें कर रही हैं, पिछली बार भी आपने कहा, लेकिन वोट आपको नहीं मिला। वही बात प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। 2 साल उन्होंने यात्रा किया और वो उपचुनाव में उतरे थे और वो भी दावा कर रहे थे कि हम 130 सीट पर जीतेंगे, उपचुनाव में 4 की 4 सीट जीतेंगे, लेकिन चारों सीट पर उनको मुंह की खानी पड़ी। हालांकि वो एक दावा करते हैं कि पहली बार उनकी पार्टी बनी, पार्टी बनने के 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद उन्होंने वो चुनाव लड़े और चुनाव चिन्ह होने के बावजूद उनको 10% वोट मिला। तो ये वो दावा करते हैं। जो कि आप उनकी इतनी चर्चा कर रहे हैं तो हम कुछ बोलना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। और ये हंस के हम बोलते हैं क्योंकि ये हंसी वाली ही बातें हैं, ये सारी जो बातें हैं। और यहाँ पे एक आपने खुद ही कहा कि हमने आपको ये स्टोरी भी बताई कि हमें तो 2 ही चरण के चुनाव मिले थे जिसमें हमने जो भी कर पाया वो हमने किया। एक नई तरीके की राजनीति की हमने बिहार में शुरुआत की। और ये सारे लोग जो कि आज इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं तो वो तो पहले से ही राजनीति में है, कहीं ना कहीं से तो राजनीति में रहे ही हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी उससे पहले करने की कोशिश नहीं की। और इतनी जो आप लोग उनकी चर्चा करते हैं ये हमें बड़ा ही अमेजिंग लगा। ऐसा नहीं है कि हमें दिक्कत है कि वो राजनीति करे। लांडे जी भी राजनीति करने के लिए आए हैं, करे, अच्छी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीति करना चाहिए। लेकिन ये जो एक गजब किस्म की आशिकी है उनको लेके, ये हमें बहुत ही सरप्राइज करती है। क्यों, वो हम आपको बताते हैं। जब वो नया नया राजनीति में आए तो उनसे किसी ने हमारे बारे में जाके पूछा तो बहुत ही भड़क गए और भड़क के बोले कि हम इंग्लैंड से थोड़ी आए हैं, हम तो अभी पद यात्रा करेंगे 2 साल। काफी भड़क के बोले। पीछे में गांधी जी का फोटो लगाए हैं और इतना उनका IQ तेज है। गांधी जी भी तो इंग्लैंड से ही आए थे, लेकिन वैसे ही बोले कि हम इंग्लैंड से थोड़ी आए हैं, हम तो अभी करेंगे पद यात्रा। वो पद यात्रा 2 साल करने के बाद, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने 4 जगह से चुनाव लड़ा। कितना परसेंट आई, ये तो पूरा नैरेटिव भी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ खास लोग हैं जो जबरदस्ती उनको प्रमोट करना चाहते हैं। हम आपको सच बात बता रहे हैं जो लगता है। और वो चारों सीट पे वो ये सब भी कुछ बोले और सिनेमा के जैसे कि 2024 के चुनाव में इसका फैसला हो जाएगा एंड सो ऑन। चारों पे वो हार गए। और एक MLC का चुनाव था, उस पर तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए वहां से, तो फैसला नहीं हुआ। और एक हैसियत की बात होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा। हमें याद है 2020 में जब हमारे कैंडिडेट्स कहा करते थे कुछ लोगों को, इस मानसिकता के कुछ ही लोग होते हैं, सब नहीं होते, कि आप हमारा भी इंटरव्यू चले तो कहते थे आप मेन स्ट्रीम पार्टी के नहीं हैं तो हम नहीं आपका इंटरव्यू ले सकते, हम मेन स्ट्रीम पार्टीज का इंटरव्यू। हैसियत वाली बात आती है कि क्या हैसियत। आप हमें बताइए, जो व्यक्ति जीवन में आज तक एक भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा मेन, फिर क्या हम भी पूछ सकते हैं कि फिर क्या हैसियत वाली ऐसी बात है उनकी
कि इतना ज्यादा कवरेज हो रहा है, इतनी उनकी चर्चा हो रही है। दो पार्टीज हैं अभी भी, एक एनडीए है और एक महागठबंधन है, और जितना भी आप उसको पुश करने की कोशिश कर दीजिए किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी पसंदगी की वजह से, उसके पीछे जो भी कारण हो, सच्चाई यही है। इस पे फोकस करने की जरूरत है। ये आदर्शहीन राजनीति के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। महिला से तू तड़ाक करके बात करना, पत्रकारों से तू तड़ाक करके बात करना, आप किसी की बातें उठा के कॉपी करके बोल लीजिएगा ना, लेकिन टाइम टू टाइम जब भी इस तरीके का सिचुएशन आता है तो आपका चरित्र तो बिल्कुल दिखार हो जाता है। जाति संबंधी बातें बोलना, क्या है ये? व्हाट इज दिस? इसको कौन लोग प्रमोट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए, प्रशांत किशोर कन्हैया के बारे में तो आपने कह दिया। अब थोड़ा सा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बातचीत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के प्रदेश के मुखिया हैं। महिलाओं की बात वो हमेशा करते हैं, जैसा वो कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए खूब किया, साइकिल दी, महिलाओं को पढ़ाया, तमाम चीजें जो है उन्होंने दिया है। कैसे देखते हैं, आप भी एक महिला हैं, नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए किया है या वो जो दावा करते हैं, कितना सच मानते हैं आप उनको? अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको आइसोलेशन में देखना चाहते हैं या उनसे पहले जो सरकारें थी उससे कंपेयर करके देखना चाहते हैं। दोनों बता दीजिए। अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। उन्होंने महिलाओं के रिजर्वेशन लाया है, जो भी वो कर सकते थे, नौकरियों में महिलाओं को जगह दी है, वो उन्होंने किया है और वो एक्नॉलेज करने की जरूरत है। खासकर जो उनके पहले 10 साल थे उसमें उन्होंने बहुत कुछ किया है। महिलाओं को घर से बाहर निकलने की थोड़ी सी आज़ादी मिली है, तो ये कंपेयर कर दिया आपने और इसमें हो गया। लेकिन बिहार को बाहर के राज्यों से भी कंपेयर करने की जरूरत है। बिल्कुल। और उसमें बिहार की हालत बहुत ही खराब है, महिलाओं की हालत बहुत ही खराब। कोई स्पेस ही नहीं है महिलाओं के लिए, राजनीति में कोई स्पेस नहीं है, राजनीति के बाहर कोई स्पेस नहीं है। एक क्लब चल रहा है, एक बॉयज क्लब चल रहा है, खास मानसिकता वाले लोगों का, जिसमें कि कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, जो 16 साल से उम्र में बड़े हो गए लेकिन दिमाग से अभी भी वही मानसिकता है। कोई वॉइस नहीं है महिला की। आपको हम बताते हैं, ऐसी हालत है कि ईव टीजिंग की वजह से आज भी महिलाएं स्कूल छोड़ने में मजबूर हैं। बट ये तो चर्चा ही नहीं होनी है। 50% जो जनसंख्या है, उनकी जो समस्याएं हैं, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं होनी है। यही सब चर्चा होनी है, फालतू की चर्चाएं होनी है। तो अभी भी वैसी हालत है। सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ कहीं पे बदलाव के जैसे एक जुमला बना देना नहीं होता है। आपके जो एमएलएज हैं, आपके जो एमपीज हैं, वो एक महिला पॉलिटिशियन के बारे में गंदी बातें करते हैं। आपने ऐसे लुच्चों की फौज बना के रखी है। आप एक महिला पॉलिटिशियन को एलिफेंट इन द रूम बना के रखते हैं और उसके बाद जो पुरुष लोग राजनीति करने के लिए आते हैं उनको आप बढ़ावा देते हैं। तो यही तो स्तर है समाज में महिलाओं का, महिलाओं के सशक्तिकरण का। उसमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करने जब आपने उनकी विधायकों की बात की है तो मैं एक विधायक का जिक्र करना चाहूंगा आपसे, गोपाल मंडल। जानती हैं आप उनको? क्या बात है उनके बारे में, ये बताइए। गोपाल मंडल के बारे में जानती है, नहीं जानती हैं? कौन सी बात? नहीं, बार बार विवादों में रहते हैं ऐसे हरकतों को लेकर के। अधिकांश लोग रहते हैं विवादों में, वो तो रहते ही हैं। हमने तो एक बार वो भी उठाया था कि आप उनकी विधायकी खारिज करिए। आप जाके देखिए वो सोशल मीडिया जिसकी आप बातें करते हैं, जिस तरह की उन्होंने हरकतें की है महिलाओं के साथ, बट सब ऐसे ही हैं। हमारे बारे में ये लोग गाना गाया करते थे। 2020 का जो चुनाव था उसमें हमारे बारे में ये लोग गाना गा रहे थे। तो यही तो है, मैंने कहा ना, एक लुच्चों की इन्होंने फौज बनाई है और महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। कुछ भी ऐसी मुंह है, चमड़ी की जबान है, कुछ भी बोल देना है। क्या लगता है, बार बार जब भी चुनाव आता है तो एनडीए की तरफ से, खास करके चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, उन दलों की तरफ से बार बार जंगल राज का याद दिलाया जाता है, जंगल राज की बातें कही जाती है, लोगों को आरजेडी के शासनकाल का याद दिलाया जाता है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्या वाकई में पहले जंगल राज था या अब जो चीजें चल रही हैं, कैसे कंपेयर करेंगे आप दोनों चीजों को? देखिए, अब मैं आपको बहुत ऑनेस्टली ये बोलती हूँ कि बिहार की बदहाली के लिए अगर जब आप लोगों से बात करेंगे, लोग मतलब 14 करोड़ जनसंख्या है, कुछ खास ही लोग नहीं, तो दो जवाब आते हैं। जो रियलिटी है उस पर बात करते हैं, दोनों जवाब बिल्कुल अलग होते हैं। और वो जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि बोलने वाले का सरनेम क्या है। ये रियलिटी है बिहार की। और मेरे जैसा आदमी जो ये एक ईमानदार प्रयास कर रहा है, मैं उस दोनों जवाब के बिल्कुल बीच में खड़ी हूँ। पिछले 20 साल की बात करते हैं, 30 साल पहले की जो जंगल राज की हम बातें कर रहे हैं, अभी का राज का क्या चल रहा, क्या हालात हैं, उस पर बात करते हैं। आनंद मोहन जी को जेल से किसने छुड़वाया? वो कौन सा राज में आएगा? आप हमें नाम दे दीजिए, हम वही मान लेंगे। छुड़ाया गया ना उनको जेल से, उनके लिए चेंज किया गया ना लॉ।
वो कौन से राज में आएगा? क्या नाम देना चाहेंगे आप उस राज का? हम आपको 2021 की बातें बताते हैं, हमें कहते हैं लोग कि आप जमीन पे नहीं है, कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। 2021 में हमारी पार्टी के विधायक की 14 साल की बेटी को सवेरे में जब वो 5 बजे स्कूल जा रही थी तब उनको घसीट के मार दिया गया। किस मंशा से मारा गया होगा ये आप हमें बताइए। ये कौन से राज के अंतर्गत आएगा? 5 साल की एक बच्ची थी मुजफ्फरपुर में, 2021 की ये भी बात है, उनको उनके घर से उठा लिया गया। मुजफ्फरपुर में तो आपको पता है क्या सब बातें हुई हैं, किस तरीके का वहां का हिस्ट्री रहा है। इसको किस राज के अंतर्गत लाइएगा? अपनी जो आपने 20 साल में काम किया है उसके बारे में बात करिए। जो व्यक्ति 20 साल का है, 20 साल पहले जिसका जन्म हुआ, उसको तो जवाब दीजिए कि उसको अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, उसको वो सारी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं जो दूसरे राज्यों में है, उसको क्यों बाहर जाना पड़ रहा है। हमारे बारे में लोग कहते हैं कि इंग्लैंड से आए, हमें क्यों इंग्लैंड जाना पड़ा, इस पे चर्चा करिए। जब हम पहली बार बिहार से बाहर निकल के गए, क्यों निकल के गए? क्योंकि यहाँ पे उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बिहार के बाहर बिहार से बेहतर यूनिवर्सिटीज हो गई हैं आज। हम देश की बात करिए। अगर मेरे जैसा कोई आदमी चाहता है कि हम दुनिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूशन से पढ़े, क्या हमारे देश में कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो कि नंबर 1 है? जिसको आप नंबर 1 कहते हैं जेएनयू, वो 1000 से नीचे रैंक में आता है, 1000 से नीचे रैंक में आता है वो। तो आपने 77 वर्षों में क्या किया है? आपने अपनी 20 साल की बात करिए ना मात्र, उस पर आप बताइए कि कौन सा राज है। ये सारी चीज खबरें नहीं छपने से अच्छा राम राज आ जाएगा, ये सब गलत बातें हैं। आंसर देने की जरूरत है और इस बार तो बिल्कुल सरकार बदलने की जरूरत है, अर्जेंट है वो बिहार के लिए। ऐसे होता है, इलेक्शन इस वजह से होता है हर 5 साल पे कि एक ही सरकार चले जा रही है, और ये रिवेंज वोट करना। लेकिन वोट तो पब्लिक ही करती है ना, वोट तो जनता ही करती है, जनता ने ही बहुमत दिया ना। इतनी ज्यादा नफरत है लोगों को एक दूसरे से, इतनी ज्यादा नफरत है लोगों को एक दूसरे से। उस नफरत को खत्म करने की जगह पे एक जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो कास्ट का सोशल स्ट्रक्चर है, उसको ऑल्टर करने की जगह पे आप लोग उसको और गाढ़ा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उसको तो ऑल्टर करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना है, ऐसे ही चलते जाना है बस। उसको तो ऑल्टर करने का किसको प्रयास करना पड़ेगा, उसको गाढ़ा करने का जो प्रयास है उसको तो खत्म करने की जरूरत है। अब तो नए नए भी लोग आ रहे हैं तो क्या बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अभी आपने जिनका नाम लिया उनको कोई भी अपने पे वो कंट्रोल नहीं है, वो कह रहे हैं कि जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। ये सब क्या लैंग्वेज है, रिग्रेसिव लैंग्वेज है। इस सबसे बिहार आगे निकल चुका है। हम एक कास्टलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये सब जो दीवारें हैं, ये सब जो दोनों के बीच में जो अंतर है उसको और आप मजबूत कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। काम पे बात करने की जरूरत है, सिर्फ काम पे बात करने की जरूरत है। ये सब चीज अब बिहार में नहीं चलेगी, इस सब के लिए अब जगह नहीं है। पुष्पम जी, चूंकि आप महिलाओं की बातों को बहुत प्रमुखता से रखती हैं और मुझे जैसा लगता है आपकी बातों से कि आप महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं और इस बार के चुनाव में भी आप उसको एक बड़ा मुद्दा बनाएंगी। तेजस्वी यादव अभी हालिया में उन्होंने एक योजना को लेकर के ऐलान किया है, माई बहन मान योजना। इस योजना को कैसे देखते हैं, क्या इसकी जरूरत है बिहार की महिलाओं को? सबसे पहले तो मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं की बातें उठाती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हाँ, आप जब मुझे देखते हैं तो आपको एक महिला नजर आती है तो शायद आपको ऐसा लगता है। मैंने हमेशा से सबकी बातें उठाई, चाहे वो जाति संबंधित हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑपरेशन संबंधित हो, मैंने सबकी बातें उठाई हमेशा से। और हाँ, क्योंकि महिला 50% जनसंख्या है तो उनकी भी बातें उठाते हैं। हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में यकीन नहीं रखते कि किसी की ये आइडेंटिटी है तो बस इस आइडेंटिटी के लिए काम कर सकता है। जहां तक तेजस्वी जी का सवाल है, ठीक है आप पेंशन देना चाहते हैं, ठीक है, बट वो तो निदान नहीं है। ही नीड्स टू कम अप विद अ बेटर स्ट्रैटेजी। वो तो बैकअप है कि हम आपको नौकरी नहीं अगर दे पा रहे हैं तो तब तक हम आपको कुछ भी पेंशन दे देंगे, लेकिन वो निदान नहीं है, वो पैच वर्क है। आपको किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को सॉलिडिफाई किए जाएं, इंस्टीट्यूशंस को बदले जाएं, अब इन पे बात करने की जरूरत है। और यहीं पे वो स्किल्स आते हैं जो स्किल्स लिंग देख के लोगों में नहीं आते, वो उनकी काबिलियत से आते हैं। और हमें ये आशा है, उनसे भी आशा है कि वो एक प्रोग्राम बना रहे होंगे बिहार को लेके। एक प्रोग्राम बनाने की जरूरत है, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, और किस तरीके से अगले 20 साल में क्या विजन है बिहार को लेके आगे जाने का, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। तो आई एक्सपेक्ट कि वो इस पे काम कर रहे होंगे। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? तेजस्वी यादव बिहार के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं? देखिए, ऑनेस्टली अगर हम आपको बोले इसका जवाब, और हम किसी भी खेमे की तरफ जाके नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आपको ऐसे बोलेंगे,
हाँ, उनमें है संभावनाएं। पिछले 10 साल में जो गतिविधियां हुई हैं बिहार में, पिछले 5 साल में जो गतिविधियां हुई हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि उसी स्पीड पे चीजें चलती रहनी चाहिए जिस स्पीड पे चल रही है? अगर कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बन सकते हैं तेजस्वी यादव? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो लोग जानते होंगे। लेकिन अब तो हमें इस चीज पे भी चर्चा करने की जरूरत है ना कि एनडीए से मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? कौन है एनडीए से मुख्यमंत्री उम्मीदवार? उन्होंने तो, और जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने महागठबंधन में मोटा मोटी अपना तय करके रखा है कि ये उम्मीदवार होंगे। एनडीए से मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? अब तक तो वो नीतीश कुमार का ही नाम लेकर आ रहे हैं सामने। नीतीश जी जिस तरीके से उनका डिक्लाइन हो रहा है हेल्थ में, उसको कब तक आप छिपा के रखेंगे? कितना उनका इस्तेमाल आपको भी करेंगे? लगता है कि नीतीश कुमार वाकई बीमार है? क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगता? हम आपसे एक बात बताते हैं, नीतीश कुमार बहुत बड़े आदमी हैं, बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बार संसद में झूठा शब्द का प्रयोग नहीं किया था, और उन्होंने कहा था कि हम झूठा नहीं बोलेंगे क्योंकि संसद की एक मर्यादा होती है, तो हम असत्य बोलेंगे। और आज जिस तरीके से वो बिल्कुल खुलेआम सदन में जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, क्लियर है कि उनको अपनी इंद्रियों पे उतना कंट्रोल नहीं है। उनकी उम्र हो गई है, सेल्फ मेड आदमी है, तो उनपे उनकी उम्र अब उनकी चीजों से नजर आ रही है। आप उसको ढक के रख के और उनके चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? और अगर इस बीच में जितनी तेजी से उनका डिक्लाइन हो रहा है उनकी हेल्थ का, उसमें कुछ भी हो गया, आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका, और आप किसी भी अपने दलाल को या अपने चाटुकार को उसके बाद बिहार के ऊपर थोप देना चाहते हैं? नहीं, आप एक लीडर लेके आइए सामने। कौन लीड करेगा? ये तो बेईमानी है ना, ये तो बेईमानी है। आप एक लीडर लेके आइए। इधर तेजस्वी जी हैं, अब तेजस्वी जी सीएम बनेंगे कि नहीं ये जनता डिसाइड करेगी। आप भी अपना एक लीडर लेके आइए कि नीतीश जी के बाद कौन, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो कौन होगा जो कि लीड करेगा। गुमराह मत करिए जनता को। तेजस्वी यादव के बारे में तो आपने बता दिया। चिराग पासवान कैसे नेता लगते हैं आपको? वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, क्या लगता है कि वाकई वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं या बिहार के लिए वो आगे काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी से दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। अगर वो बिहार के लिए काम कर रहे थे तो उनको लड़ना चाहिए था। और जो अभी की उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, बीइंग एन एमपी, उस पर वो क्या काम कर रहे हैं? अभी तो उन्होंने खुद ही 2 दिन पहले कुछ तो कहा है कि बिहार मुझे बुला रहा है। इससे ज्यादा वाहियात कौन सी बात हो सकती है? आप तो एमपी हैं, बिहार के ही एमपी हैं, बिहार आपकी कंस्टिट्यूएंसी है। सिर्फ पोस्टर लगाने से और दिल्ली में खबरों में आ जाने से तो ये तो राजनीति नहीं होती है ना। बिहार में रहने की, हम ये मानते हैं कि वो जीवन में कभी बिहार में रहे नहीं है, बिहार के बाहर ही रहे, वहीं अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की है। बट अब जब आपको लोगों ने वोट करके वहां पे बिठाया है तो आपको वहां पे काम करने की जरूरत है। और उनका जो, हमने ये कई बार कहा है कि तारापुर का एक ऐसा चुनाव था जिसमें कि बाई इलेक्शन हुआ था तारापुर का 2021 में, हम भी चुनाव लड़े थे उसमें, और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था और कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, प्लेन अकेले चुनाव लड़ा था, उनको 5,000 वोट आया था। तो दिस इज हिज स्ट्रेंथ राइट नाउ। ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि बीजेपी की वजह से वोट आ रहे हैं। और उधर हम जो महागठबंधन की बात कर रहे हैं, हमें तेजस्वी जी की पॉपुलैरिटी को विनम्रता से एक्सेप्ट करने की जरूरत है। क्या पुष्पम प्रिया चौधरी ये मानती हैं कि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी बिहार में है? क्या आने वाले समय में, भविष्य में पुष्पम प्रिया चौधरी तेजस्वी यादव के साथ राजनीति कर सकती हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पॉपुलर हैं बिहार में। और अभी जितने भी लोग हैं, जो युवाओं का आपने नाम लिया, हम जितने भी युवा लोग हैं राजनीति में, उनमें वो सबसे पॉपुलर है। उनको लोग पसंद करते हैं, एक क्रॉस कास्ट पसंद करते हैं। जहाँ तक हमारा उनके साथ जाने का सवाल है या किसी के भी साथ जाने का सवाल है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पेंशन वेंशन तो ठीक है, लेकिन आपके पास बिहार को लेके क्या विजन है? क्या आप एक टेबल पे बैठ के वो विजन तैयार करना चाहते हैं? क्या आप वाकई में बिहार बदलने में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो एनडीए हो या तेजस्वी जी हो? अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर एक सॉलिड विजन है, जैसे विजन पे हम काम करना चाहते हैं, अगर हमें सिर्फ एक कुर्सी चाहिए होती तो हम जदयू में होते, लेकिन हम एक विजन पे काम करना चाहते हैं। अगर वो विजन आपके पास है, जिन किन्हीं के भी पास है, अगर वो सही विजन होगा, अगर वो डेवलपमेंट का विजन होगा, तो हाँ, हम सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन इस पे अब कोई दो राय नहीं है कि वो एक पॉपुलर नेता है। पुष्पम जी, लेकिन एक सच्चाई है ना बिहार की, कि बिहार में 2 धाराओं में ही वोट बढ़ती है, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो। चिराग पासवान ने पिछले बार कोशिश किया था कि वो अकेले चुनाव लड़े और अकेले कुछ बेहतर रिजल्ट लाने की कोशिश करे, मगर एक ही विधायक उनके चुनाव में जीत पाए। आप भी अकेले लड़ी, आपके भी कोई विधायक नहीं जीत पाए। प्रशांत किशोर हैं, वो भी अकेले लड़ने की बात करते हैं। तो ये सच्चाई है कि महागठबंधन या एनडीए को ही लोग वोट करते हैं। तो इस चीज को जानते हुए भी क्या 2025 के चुनाव में आप अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, या अपने विजन को लेकर के किसी गठबंधन से या किसी पार्टी से आपकी बात होगी? हाँ, बात होगी, लेकिन आपने खुद ही कहा कि विजन को लेकर बात होगी। हम एक
हम वाकई में कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। हमें लगता है कि जो सोशल स्ट्रक्चर जो था, जो बहुत ही तगड़ा सोशल स्ट्रक्चर था, हाँ, उसमें जो वर्टिकल चेंजेस आए हैं, अब जाति हैं, जाति क्लस्टर्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक चेंजेस लाने के लिए हमें लगता है कि अभी बहुत काम करना बाकी है और उसके लिए एक विजन, एक प्रोग्राम की ज़रूरत है। उस प्रोग्राम को हम बैठ के बनाना चाहते हैं, जिन किन्हीं को भी वास्तविकता में 2020 के बाद तो सब बदलाव की बातें करने लगे हैं, लेकिन और आप एक बात बहुत सेंसिबली समझिए, आप राजनीति समझते हैं कि जो 2020 में सिचुएशन था वो इन पार्टियों का सिचुएशन एज इट इज अभी भी है। उस वक्त भी तेजस्वी जी अपने पॉपुलैरिटी के पीक पे थे, एनडीए का जबरदस्त कैडर है, बीजेपी का कैडर बहुत स्ट्रांग है, वो भी वैसे ही है, और बहुत सारी जगह 5-10 हजार के वोट के अंतर से ये लोग जीते हारे हैं। बिल्कुल, बहुत करीबी फाइट हुआ था। हाँ, तो अब इनको भी तो ये दिखाने की जरूरत, उन्हीं सारे मुद्दों से अगर आप जाएंगे तो आपका यही परफॉर्मेंस रहेगा जो आपका पिछली बार परफॉर्मेंस था, यही परफॉर्मेंस रहेगा ना। उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश तो इनकी तरफ से भी होनी चाहिए। बिहार भी तो आपको इस संकेत दे रहा है ना कि हम इतना ही अंतर पे आपको जिता रहे हैं, तो हम एंटी इनकम्बेंसी भी है, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है अपने अपने विधायकों को लेके, और उसके साथ साथ बिहार भी चाह रहा है कि आप एक विजन लेके आइए। आप कहते हैं ना कि हम सोशल मीडिया पे, लोग कहते हैं कि हम नजर आते हैं, सोशल मीडिया पे अगर लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, अगर एक इन्फ्लक्स है ट्रैफिक का जो आ रहा है, जो ऑर्गेनिक है, तो लोग कह रहे हैं कि हमें इस तरीके की राजनीति चाहिए जिसपे प्रोग्राम की बात हो, जिसपे विजन की बात हो, किधर बिहार को लेके जाना है उसकी बात हो। तो ये दोनों में से तो अभी कोई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर उम्मीदें किस तरफ है आपको? उम्मीद तो कहते हैं ना कि 90 नहीं 9% ही उम्मीदें हैं, तो वो किस तरफ हैं? क्या आपको तेजस्वी यादव से उम्मीदें हैं, नीतीश कुमार जी से, या फिर बीजेपी चिराग पासवान? जो भी ये लेके आए, हमने आपको कहा कि हम एक कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, हम जातिवादी नहीं है और हम नफरत की वजह से राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो जिसके पास भी वो प्रोग्राम होगा, चाहे इस तरफ या इस तरफ, जो ये प्रोग्राम लेके आएंगे, जो वाकई में वो कहते हैं ना फायर इन द बेली जिनके होगा कि नहीं बिहार बदलना है, सिर्फ कॉपी करने के लिए नहीं, और ऐसे ही टेबल पे बैठ के एक प्रोग्राम बनाने के लिए जो तैयार होंगे, हम उनके साथ जाएंगे। 243 सीटों पे चुनाव लड़ने को लेकर के फिलहाल तो आपकी तैयारी होंगी ही जब तक गठबंधन नहीं होता है। किस तरीके से? क्या जो बिल्कुल ही है, जैसा कि आपने कहा कि विजन को लेके आगे जाना है, आपने खुद ही अभी कहा था अपने प्रश्न में। आप अपने कैंडिडेट कैसे चुनती हैं? क्या देखती हैं उस कैंडिडेट में? किस तरीके से उम्मीदवार आप उतारती हैं? उन पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको बिहार से खत्म करने की जरूरत है। और आप जंगल राज की बात कर रहे थे, जो सारे लोग जिनकी वजह से जंगल राज बदनाम था, वो सब तो कोई आज बीजेपी में है, कोई जदयू में है, ऐसे ही हालात है। सभी पार्टी की वही हालत है, उनके अधिकांश लोगों पे इतने सारे मुकदमे होते हैं। तो आप किसी गठबंधन के साथ अगर जाएंगे तो क्या आपकी ये भी शर्त होगी कि उस पार्टी में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं या फिर वो बाहुबली है, उनको उस पार्टी से बाहर किया जाए? बाहुबली शब्द का उपयोग बंद करने की जरूरत है, थोड़ा दमखम अपने में लाने की जरूरत है, और क्रिमिनल कहिए। बाहुबली क्या होता है? क्रिमिनल है। व्हाट इज बाहुबली? उनके ऊपर केसेस हैं, उन्होंने इस तरीके के अपराध किए हैं, भले ही वो साबित नहीं हो पाया हो, बट सबको मालूम तो है ही। साबित क्यों नहीं होता था ये आप भी जानते हैं। तो क्या आप ये भी शर्त रखेंगे कि उनको पार्टी से बाहर किया जाए? हम ये शर्त रखेंगे कि आप एक प्रोग्राम बनाइए और एक नया बिहार बनाते हैं जिसमें इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और हम उनके साथ मंच नहीं साझा करेंगे। हम इस चीज को लेके बहुत ही सीरियस हैं, नहीं तो कोई नया बिहार नहीं बनेगा, कोई नया बिहार नहीं बनेगा, कोई इंडस्ट्रीज नहीं आएगी जैसे नहीं आ रही है। और इस गति से काम नहीं, इस गति से काम जो चलता है इनका, धीरे धीरे, लोगों में कहते हैं कि घोड़ा है आपका चुनाव चिन्ह, या चुनाव चिन्ह तो नहीं, लोगो, तो ये गधे की गति से जो काम चलेगा उसमें रफ्तार लानी पड़ेगी, तभी बिहार बदलेगा, और इन चीजों को हटाना पड़ेगा। अगले कुछ महीनों तक पुष्पम प्रिया क्या क्या करने वाली है चुनाव से पहले? क्योंकि चुनाव है, चुनावी तैयारी में तो लग गई होंगी, उस दौरान आपकी कुछ रैली, सभाएं, यात्रा, कुछ समथिंग ऐसा कुछ प्लान है आपका? हम दिखावा करने के लिए और पीआर करने के लिए और मीडिया को दिखाने के लिए रैली वैली नहीं करते हैं। हम बस एक शब्द में बोलेंगे, हमारा राजनीति करने का अपना एक स्टाइल है, और वो है कि हम लोगों से जाके मिलते हैं, गाँव में जाते हैं, वहीं पे लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। जब चुनाव नजदीक आएगा, वो भी सभाएं ही कहिए, रैली का तो एक अलग ही फॉर्मेट हो गया है ना। आज तो रैली का फॉर्मेट अलग ही हो गया, शक्ति प्रदर्शन हो गया है, वो हम नहीं करते। हाँ, सभाएं करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, चाहे वो मंच से करें या मंच से उतर के करें। हम अभी भी कर रहे हैं, हम अभी भी महायान यात्रा कर रहे हैं। 2020 में जो हमने एक शुरुआत की थी कि जो भी धरोहर है बिहार के वो लोगों को दिखाया जाए, वो हम अभी भी जाके दिखा रहे हैं, और उस पर हम जो सार्थक कदम उठाने हैं वो भी उठा रहे हैं। हम आचार्य उद्यान है, उनके गांव गए थे, करियन गए थे,
और वहाँ पे हमने पीएमओ को चिट्ठी लिखी कि यहाँ पे आप एएसआई से निरीक्षण कराइए, सर्वेक्षण की ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि एक काफ़ी ऊंचा टीला है, वहाँ पे बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ पता चलेगा। और 1 महीने के भीतर पीएमओ से उस पर कार्रवाई हुई, वहाँ पे लोग आए, एएसआई से लोग आए। तो हम इस तरीके का काम आज भी कर रहे हैं। हम दिखावे वाली राजनीति नहीं करते हैं। और हम आपको काम का एक और आलम बताते हैं कि हम जब चिट्ठी लिखते हैं, यही तरीका है डेमोक्रेसी में, जो समस्याएं हैं वो आप लिख के भेजते हैं, ऑफिस में लिख के भेजते हैं, वहां पे कार्रवाई की जाती है। सीएम ऑफिस से तो कोई अब जवाब भी नहीं आता, पीएम ऑफिस से लेकिन आता है। तो हम इसी तरीके का काम करते हैं, ऐसा ही काम करते रहेंगे और वही सभाएं करेंगे लोगों से। मुख्यमंत्री बनने का लक्ष्य है, क्योंकि आप चुनाव लड़ रही हैं 243 सीटों पे। देखिए, लक्ष्य तो पहले दिन से यह है कि बिहार बदलना है, और बड़ी मूर्खता से इस बात के लिए पावर में तो आना पड़ेगा ना, इस बात पे काफी इस बड़ी मूर्खता से इस बात पे चर्चा की गई कि सीधे मुख्यमंत्री बन जाएंगी, बट वो बात नहीं थी। हम उस एब्सोल्यूट पावर की इसीलिए बात कर रहे थे, इसलिए चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हमें कुछ कहीं कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था बदलाव का। और आप भी ये चीज जानते हैं कि हमारे यहाँ एब्सोल्यूट पावर ही चलता है, भले ही पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, बर्बाद तो एब्सोल्यूट पावर नहीं किया है ना, इसीलिए हमने वो बात की थी। लेकिन हमारा जो आपके प्राइमरी गोल है वो बिहार को आगे लेके जाना है। हम कोई गॉड कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं आए हैं कि हमारी बपौती है बिहार और हम ही बस कर लेंगे, ये सब सोच के नहीं आए। जो युवा लोग हैं, जो इस पे काम करना चाहते हैं, जो एक्सपोज्ड लोग हैं, जिन्होंने देश दुनिया देखी है, हम चाहते हैं कि वो सब मिले, चाहे वो किसी भी खेमे में हो, किसी भी सोच के हो, किसी भी विचार के हो, और बिहार को एक प्लान बना के सब आगे लेके चले। 25 में किसको मुख्यमंत्री बनता देख रही हैं आप? आपको क्या लगता है, प्रेडिक्ट क्या कर पा रही हैं, क्या कौन मुख्यमंत्री? कुछ नहीं अभी प्रेडिक्ट किया जा सकता अनिकेत जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये लोग खुद भी अपने बारे में अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे 25 में? नहीं, और ये ठीक भी नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव बनेंगे? पता नहीं। पुष्पम प्रिया चौधरी बनेंगे? पता नहीं। लेकिन नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना ठीक नहीं रहेगा। हम लोग उनका यूज क्यों कर रहे हैं? अरे एक सीमा होती है ना हर चीज की। ठीक है, रिस्की है, यही है ना डर की रिस्की है, लेकिन आपको तो वो रिस्क उठाना पड़ेगा ना। आप इतना अंधा हो गए हैं, इतना सत्ता परस्त हो गए हैं कि आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने बड़े आदमी का। हमें लगता है कि उनको स्टेप डाउन अब करना चाहिए और वो रहें और देखें, चीजों को सी थ्रू करें। अंत में आखिरी 1-2 सवाल लूंगा जो कि राजनीति से थोड़ा हटकर होगा, जो आमतौर पे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ, आपको लेकर के 2-3 सवाल पूछा जाता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी, कोरोना खत्म हो गया, मास्क अभी तक क्यों पहन? इतना मास्क से ऑब्सेशन क्यों है? हाउ डज इट मैटर? हमारे विचार आपको सुनाई दे रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशंस भी तो पता ही चल रहे हैं, सब कुछ पता चल रहा है। काले कपड़े पहनने का क्या राज है? कोई राज नहीं है, ऐसे ही पहनते हैं। इन लोग के उजला कपड़ा पहनने का क्या राज है? क्या राज है? व्हाट डू यू थिंक? ये लोग तो बदल बदल के पहनते हैं, बहुत सारे लोग। कोई नहीं, सब उजला ही पहनते हैं। अब 2020 के बाद से लोग थोड़ा बदलने लगे हैं, बट आज तक के तो इतिहास में लोगों ने सिर्फ उजला ही पहना है। उसके पीछे क्या कारण है? मूर्खता वाली चीज है, कोई कारण नहीं है। और हम अलग पहन रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं कि कल ऐसे ही पहनते हैं। चलिए, तो तमाम चीजों पर आज पुष्पम प्रिया चौधरी से आज बातचीत हो रही थी महारथी के इस एपिसोड में। और चूंकि चुनावी साल है, चुनावी साल में कई मुद्दों पर बातचीत आगे भी होती रहेगी। फिर से इनसे मिलेंगे, फिर से आगे बातचीत होगी, चुनावी एरा में भी बातचीत होगी, और आपके जो सवाल होंगे तो हम जब अगली बार इनसे मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं महारथी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बिहार तक के सभी दर्शकों का शुक्रिया।